हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.3 विच इज बेस्ड ऑन प्लेन। ओके, तो इस 11.3 का हम लोग बात करेंगे बेटा लेक्चर 4 है ये। एक्चुअल में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स को अपलोड किया हुआ है, तो वो कनेक्ट करना है। तो देखते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 में क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है और लेक्चर 4 में हम क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर 1, 2 और 3 के फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए बेटा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ बेटा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको जनरली हम लोग इस टाइप से भी लिखते थे बेटा कि आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, शायद आपको याद होगा वेयर ए क्या था, पॉइंट था, और एन जो थी उस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसी प्लेन की इक्वेशन को ये वेक्टर फॉर्म था, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं बेटा तो उन्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियोस को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे ए बी और सी जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स होते हैं, ये होते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं, वो नॉर्मल के हैं। तो ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है। इसी की सेकेंड फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जब इस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी होता है, तो इस केस में जो डी होता है, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी डिस्टेंस के फॉर्म में दिया जाए क्वेश्चन, तो हमेशा क्या करना है कि एन वेक्टर को हमेशा यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसके ऊपर हमने बात जो की है बेटा वो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे कि इसके फॉर्मूला का यूज़ करना आपको समझ में आ जाए। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस अभी इसी बार आया हुआ है। फॉर्मूला लिखा है बेटा एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एंड एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। अब ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, उसके लिए आपको लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। हमने वहाँ पे कंप्लीट डेरिवेशन किया हुआ है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको याद करना है तो आप इसे याद कर सकते हैं और इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसका एक अल्टरनेट तरीका होता है बेटा कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, जैसे 3 पॉइंट्स क्या हैं, ए बी और सी हैं, 3 पॉइंट्स ए बी सी हैं, तो ये ए हो गया, तो आर माइनस ए वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तब भी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाती है विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात की बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कोई भी प्लेन जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस को कट करता है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये हो गया जेड एक्सिस, जहाँ पर ए पॉइंट पे कट किया, बी पॉइंट पे कट किया और सी पॉइंट पे, जिसकी लेंथ बेटा ए दी है, बी और सी दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है बेटा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्मूला विच इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। देन यहाँ पे हम लोगों ने बात की है बेटा, अब इसके बाद जो केसेज है वो थर्ड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हुआ है। थर्ड लेक्चर में इन सब कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया हुआ है। थर्ड लेक्चर में क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्लेन है, मान लीजिए एक प्लेन ये है और दूसरी प्लेन आपने कुछ इस टाइप से ले ली, इस टाइप से। तो इसकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इससे पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या करना है, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 कर लेना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए
कंडीशन फॉर कोप्लैरिटी ऑफ लाइंस कहा गया, मतलब अगर किसी भी प्लेन पर टू लाइंस पास हो रही है तो ये जो लाइंस हैं वो ऑलरेडी लाइंस जो है वो उसी प्लेन में होनी चाहिए, उसी कंडीशन के लिए हमने बात की हुई है। अगर एक लाइन की इक्वेशन दी गई है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 इज, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी का, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। और इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आपको यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर यही बात की जाए कि अगर आपको दो लाइनें दी गई हैं और ये लाइन को कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो जस्ट क्या करना है, a2 या a1 में से किसी एक को चेंज करके r लिख देना है। तो r वेक्टर माइनस का a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन्स r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। तो यहाँ तक की जितनी भी बातें बेटा उन्होंने लेक्चर 1, 2 और 3 के बारे में बात की। देखो ये जो पार्ट है वो लेक्चर 1 का है, ये लेक्चर 2 है और ये लेक्चर 3 है, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जिससे हम क्या करें कि आगे के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है ना। क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, प्लेन का इक्वेशन तो पता होनी चाहिए, अदरवाइज प्लेन की इक्वेशन नहीं मालूम है तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे बेटा लेक्चर 4 की, और ये स्टार्ट कैसे होता है। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बेटा एंगल बिटवीन प्लेन्स। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, लेक्चर 4 दैट इज स्टार्ट करेंगे हम लोग एंगल बिटवीन प्लेन्स। हम प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले प्लेन को फाइंड आउट कर लेते, प्लेन बना लेते, ठीक है। एक प्लेन हमने कुछ स्टेप्स ले ली, ये प्लेन है, और दूसरी प्लेन कुछ इस टाइप से ले ली बेटा, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। अब समझिएगा बहुत अच्छे से, ये प्लेन है जिसकी वेक्टर इक्वेशन r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 ले लिया हमने, और इस प्लेन की इक्वेशन r वेक्टर डॉट n2 इज इक्वल टू d2 ले लिया, ठीक है। अब समझिएगा कि यहाँ पे जो n1 है वो क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये n वेक्टर ले लिया हमने, इस टाइप से हमने क्या दिखा दिया, इसको हमने n वेक्टर दिखा दिया, ये n1 है, ओके। सेम मैनर इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल वो n2 है, तो n2 को हम कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं, इस टाइप से दिखा दिया, ठीक ना। और कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे दिखा दें ऐसा, ये क्या है, वो n2 है, ये है n1। हमें चाहिए क्या, इस बीच के एंगल चाहिए, इसके बीच का एंगल। तो ये जो एंगल है एक्चुअली प्लेन चाहिए मुझे ये एंगल चाहिए। अगर इस एंगल के बारे में बात करें तो देखिएगा ये 90 होता है बेटा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, 90 है। अगर ये थीटा की रिक्वायरमेंट हो, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ ज्वाइन कर दें, देखिएगा ध्यान से, इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये अगर 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये थीटा है बेटा, ये क्या है, थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमें निकालना है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, थीटा। अगर ये थीटा तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। मतलब जो एंगल ये है वही एंगल आपका यहाँ मिल जाता है, ओके। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, वो प्लेन के बीच का एंगल है। तो हम यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये आपके एंगल बिटवीन प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कुछ कंडीशंस के बारे में। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 है, तो 90 का मतलब ये होता है कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड केस होता है अगर थीटा 0 हो जाए, मतलब प्लेन्स आर पैरेलल, तो इनके रेशियोज n1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा n2 वेक्टर हो जाएगा। इनके रेशियोज क्या होंगे बेटा, इक्वल होते हैं,
जैसे अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बात कर लें, क्या बात करनी बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में। अब प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस t1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस t2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो प्लेन की इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना बेटा, फर्स्ट का डायरेक्शन a1 b1 एंड c1 है। n2 के बारे में बात करें, a2 b2 एंड c2 है, ठीक है। अब एंगल के बारे में बात करिए, तो एंगल के बारे में बात करेंगे तो कॉस थीटा। n1 डॉट n2 करना है तो आप डॉट करना जानते हैं, a1 a2 हो जाएगा, a1 का a2 के साथ प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस टाइप से आप कॉस थीटा निकाल लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में भी। और अगर थीटा 90 है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और थीटा का 0 डिग्री है तो इसका मतलब है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये मेनली हम लोग को क्या करना है बेटा, हम लोग को फॉर्मूला जो ध्यान रखना है वो फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। और इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके सॉल्व एग्जांपल्स दो दे रखे हैं, देखिए। तो एग्जांपल नंबर हम लोगों ने बात कर रखी है ऑलरेडी 21 तक की, अब बात करेंगे 22 नंबर। एग्जाम्पल है 22, ठीक है, एग्जाम्पल 22, ओके। तो फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड प्लेन है 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अगर हम इस प्लेन के बारे में बात करें, इसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है बेटा, 2, y का कॉफिशिएंट 1 और z का कॉफिशिएंट माइनस का 2, ये n1 हो गया। n2 इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो हुआ है 3 माइनस 6 माइनस 2, ओके। अब हमें करना है क्या, एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा वैल्यू n1 डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 6 हो गया, 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 के साथ माइनस का 6 हो गया, माइनस टू प्लस 4 डिवाइड बाई नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड करें तो 4 प्लस का 1 प्लस 4 आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड करें तो 9 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन ये वैल्यू आएगी 9 का 3 हो जाएगा, यहाँ आएगा आपका 49 मतलब 7, तो ये आएगा 4/21 आ जाएगा। मीन्स थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कॉज इनवर्स 4/21 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से केसेस हैं बेटा, बहुत सिंपल से केसेस होते हैं, लेकिन बोर्ड में पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 23, ठीक है। एग्जाम्पल 23 के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दैट इज 3x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा बुक को साथ में लेके काम करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन्स दी हुई हैं, तो प्लेन्स के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए नॉर्मल की। तो यहाँ पे 3 आ गया बेटा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 2 आ गया। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बी ऑलवेज डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो n2 निकाल लेते बेटा, 2 -2, ओके। नाउ कॉस थीटा फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 2 जा 12, 2 -2 माइनस का 4 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 3 9 होगा, -6 का 36 प्लस का 4 और यहाँ पे
4 प्लस 4 प्लस 4। ना कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस का 6 माइनस 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई माइनस 10 डिवाइड बाई यहाँ पे आ गया बेटा 7 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12 का वैल्यू क्या होगा बेटा 2√3। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है बेटा, हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं और एंगल ऑलवेज भी एक्विट एंगल लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगे बेटा 2 से कट कर देंगे तो 5/2 कट हो गया 7√3 आ गया, तो ये आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है ना, 5/7√3, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम बात करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस की जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी कर रखे हैं, 11 तक के क्वेश्चंस हो चुके थे। अब क्वेश्चंस 12 और 13 का नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 विच इज बेस्ड ऑन एंगल, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर। तो आर वेक्टर डॉट आपको दिया गया यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 5 एंड आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो एंगल निकालना है, तो यहाँ पे n वेक्टर आपको दिया गया, तो n1 वेक्टर जो दिया गया वो है बेटा 2 माइनस 3, कॉफिशेंट्स दे दिए हमें। n2 वेक्टर जो दिया गया वो है 3 माइनस 3 एंड 5, ठीक है, 3 माइनस 3 एंड 5। ना कॉस थीटा का फॉर्मूला n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। चलिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 2 3 जा 6, 2 माइनस 3 माइनस का 6 माइनस 3 माइनस माइनस 15 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 4 प्लस 4 प्लस 9 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 9 प्लस 9 प्लस 25, ओके। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा कैंसिल हो गया, माइनस 15 आ गया, डिवाइड बाई यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 17, तो रूट 17 हो गया। और इनटू में देखा जाए रूट यहाँ पे कितना आएगा 25 प्लस 9 34 हो गया, 34 प्लस 9 आपका हो जाएगा 43, तो रूट 43, ठीक है। तो एक्चुअल में हम क्या लेते हैं बेटा मैग्नीट्यूड लेते हैं, बिकॉज नेगेटिव तो होता नहीं है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 15 डिवाइड बाई इन रूट ऑफ 17 एंड रूट ऑफ 43। तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं, हम लोग शॉर्ट एग्जांपल्स विथ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि एक ही टाइप का पैटर्न जो है वो हम लोग सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 5 सेक्शंस दिए गए हैं, कितने दिए 5 सेक्शंस दिए गए हैं और उन सब के बारे में हमें बात करनी है। क्वेश्चन ये बोला गया है इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। फर्स्ट आपको पैरेलल प्रूफ देखना है, पैरेलल है परपेंडिकुलर है, अदरवाइज थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो पैरेलल का केस भी मालूम है आपको, परपेंडिकुलर केस में डॉट 0 होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको एंगल निकालना है, तो सिंपल सी बात है थीटा निकाल दीजिए तो अपने आप चेक हो जाता है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो इसका ए सेक्शन दिया गया है, दैट इज 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड प्लेन है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया बेटा 7 5 6 n2 वेक्टर यहाँ से देख लीजिए 3 या y का कॉफिशिएंट -1 z का कॉफिशिएंट माइनस का 10, ठीक है। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सो cos थीटा इज इक्वल टू 7 3 जा 21 माइनस 5 और 10 6 जा माइनस का 60 हो गया, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बेटा। तो इन रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 36, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं। 3 का 9 हो गया, 1 हो गया प्लस ये 100 हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है बेटा, निगेटिव आ रहा है इसलिए पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है।
यहाँ कितना आ गया बेटा, माइनस का 16 आ जाएगा, सॉरी प्लस का कितना आएगा, -65। तो 65 से 21 को माइनस कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो 44 आ गया आपके पास। तो ये हो गया 44 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखा जाए तो 49 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 प्लस का 6 20 और 7 प्लस 4 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 हो गया, 110 हो गया और ये भी 110 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 110 आ गया। 11 से कैंसिल कीजिए तो बेटा 4 बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 11 से कैंसिल किया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हम कर सकते हैं 2/5। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई cos इनवर्स 2/5। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बी सेक्शन क्वेश्चन है, प्लेन की इक्वेशन 2x + y + 3z - 2 = 0 एंड x - 2y + 5 = 0। चलिए तो n1 निकालते हैं बेटा। n1 की वैल्यू क्या है, 2 1 3। n2 वेक्टर बताइए, 1 - 2 और z तो है नहीं तो z के लिए 0 कर दिया। ना cos थीटा का फार्मूला n1.n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सो cos थीटा = n1, 2 1 जा 2 हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा और 3 1 जा 0। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो 4 + 1 + 9 और यहाँ मैग्नीट्यूड निकालते तो 1 + का 4 हो जाएगा। लेकिन कुछ भी कर लीजिए आपकी वैल्यू 0 आ रही है। मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब है थीटा = 90 डिग्री। ठीक है ना, मीन्स प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। जब थीटा 0 होता है तो प्लेन्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ओके, सी सेक्शन में बोला गया है 2x - 2y + 4z + 5 = 0 एंड 3x - 3y + 6z - 1 = 0। तो इसका n1 देख लेते हैं, 2 - 2 एंड 4। ठीक है, इसका n2 देख लीजिए बेटा। यहाँ पे देखा जाए तो 3 - 3 एंड 6 दिया गया है। ठीक है, अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एक कॉमन रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों क्या है, कॉमन रेशियो। मतलब इनका जो डॉट होगा, ठीक ना, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा या इनका रेशियो जो होगा, इनका रेशियो देखिएगा n1, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 - 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1 - 1 और 2। मतलब ये जो वैल्यूज हैं इनके रेशियोज जो है वो सेम है। रेशियोज क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, n1 वेक्टर = लैम्डा n2 वेक्टर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, लेकिन ये वैल्यू तो सेम है ना। तो अगर ये वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है n1 वेक्टर पैरेलल टू n2 वेक्टर। अब n2 वेक्टर का पैरेलल है, मतलब क्या हो गया, प्लेन्स आर पैरेलल। प्लेन आर पैरेलल। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, सॉरी, डी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज डी सेक्शन। डी सेक्शन में क्वेश्चन दिया गया है 2x - y + 3z - 1 = 0 एंड 2x - y + 3z + 3 = 0। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही समझ में आ रहा है। n1 की वैल्यू क्या बेटा, 2 - 1 3। n2 की जो वैल्यू है वो क्या दी गई बेटा, 2 - 1 3। यहाँ देखिए n1 और n2 दोनों इक्वल है। n1 = क्या बेटा, n2 है। मतलब n1 क्या हो गया, पैरेलल टू n2 हो गया। और पैरेलल इक्वल हो गया। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, प्लेन्स कैसे हो गए बेटा, प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है ना, तो डी सेक्शन भी जो है उसमें भी प्लेन कैसे हैं, पैरेलल है। लास्ट सेक्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का ई सेक्शन। प्लेन है बेटा 4x + 8y + z - 8 = 0 एंड y + z - 4 = 0। इसका n1 वेक्टर देख लेते हो तो इसका 4
8 और 1 आ जाएगा। n2 देख लेते बेटा यहाँ पे, तो x का कॉफिशेंट 0 है, y का कॉफिशेंट 1, z का कॉफिशेंट 1 है। ठीक है, ओके। तो चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं, सिमिलरिटी मिल रही है, तो हमें n1 डॉट n2 कॉस थीटा की वैल्यू लगाते हैं, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 लगा देते हैं। कॉस थीटा n1 4 का 0 है मल्टीप्लाई 0 हो गया, प्लस का 8 1 जा 8, प्लस का 1 हो गया, डिवाइड बाय इन रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड 16 प्लस का 64 प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ मैग्नीट्यूड किया तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 9 अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 प्लस 1 81, तो मतलब हो गया 9 इंटू रूट 2, 9 से 9 कैंसिल हो गया। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अब 1/√2 कब होता है बेटा? जब थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब नॉन वैल्यूज होती है तो हम लोग थीटा को लिख सकते हैं, जब अननोन वैल्यूज होती है तो फिर थीटा को ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस एंगल पे डिपेंड कर रहे थे। ठीक है ना, तो एंगल के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स और अनसॉल्व क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक आर्टिकल आता है, नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इसका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सिंपल सा आर्टिकल होता है। एक प्लेन दिया गया बेटा, इस प्लेन की मुझे डिस्टेंस चाहिए किसी भी एक पॉइंट P से, और P मान लीजिए यहाँ पे अल्फा वेक्टर है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे चाहिए यहाँ से। ठीक है ना, तो ये जो प्लेन है वो है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। क्लियर? तो यहाँ अगर मान लीजिए ये पॉइंट Q है, तो Q अगर मुझे मालूम हो जाए तो Q से हम इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, PQ इक्वेशन ऑफ PQ निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ का मतलब ये हो गया r वेक्टर इज इक्वल टू किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, अल्फा से पास हो रहा है, लैम्डा टाइम्स इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इसकी डायरेक्शन n वेक्टर है ना, क्योंकि प्लेन के नॉर्मल की जो डायरेक्शन होती है वही तो इस लाइन की डायरेक्शन है। तो लाइन की डायरेक्शन और प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन वो सेम है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, r वेक्टर इज इक्वल टू अ पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन ऑफ लाइन। ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको पॉइंट एज्यूम करना है, पॉइंट Q। पॉइंट Q भी अ वेरिएबल पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ये जो है r वेक्टर वो एक्चुअल में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन लैम्डा की किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए क्या करेगा, ये पॉइंट शो करेगा। पॉइंट P अ वेरिएबल पॉइंट, तो हम लोग इसे लिख देते हैं अल्फा प्लस लैम्डा n वेक्टर। B लाई ऑन प्लेन, प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो r की जगह आपने लिख दिया अल्फा प्लस लैम्डा n वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। अब यहाँ से आपका टारगेट ये है कि हम लैम्डा को निकाल लें। लैम्डा निकल जाएगा तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट से हम इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा डॉट n वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n डॉट n का मतलब मॉड n का स्क्वायर इज इक्वल टू d। ओके, मीन्स आपके पास ये जो वैल्यू आ गई लैम्डा टाइम्स इज इक्वल टू आएगा d माइनस अल्फा डॉट n वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n का स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आप समझते हैं कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में Q है। Q की वैल्यू मालूम हो जाएगी, अब लैम्डा मालूम हो चुका है। अब हमें PQ निकालना, तो PQ का मतलब क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब Q की जो वैल्यू है, अब क्या है, Q की जो वैल्यू है देखिएगा ध्यान से,
क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा वेक्टर प्लस लैम्डा की वैल्यू है डी माइनस अल्फा डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर इंटू एन वैक्टर, बिल्कुल सही ना, लैम्डा की वैल्यू ये हो गई, ये इंटू एन वैक्टर है, और माइनस का पी वैक्टर क्या बेटा, अल्फा वैक्टर है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया। ओके ना, इस वैल्यू को देख लेते हैं, पी क्यू का मुझे क्या निकालना बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना, पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी माइनस अल्फा डॉट एन वैक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड है और इसका भी मैग्नीट्यूड है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस मैग्नीट्यूड से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मीन्स जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा डॉट एन माइनस का डी डिवाइड बाई मॉड एन, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है, अल्फा डॉट एन माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा, सिंपल हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के बाद हम लोगों ने वेरिएबल पॉइंट कंसिडर कर लिया है, वेरिएबल पॉइंट यही होगा। अब इस पॉइंट से मुझे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट करके निकाल ली है, ठीक है ना, और इससे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आई कहाँ से, देखिएगा ध्यान से, इस इक्वेशन मैंने आर की जगह अल्फा पुट किया बेटा, अल्फा डॉट एन माइनस डी कर दिया है और एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, यही तो किया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन में वेरिएबल पॉइंट को, इक्वेशन ऑफ प्लेन में वेरिएबल पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन में वेरिएबल पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात की जाए, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात की जाए, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यही है। और पॉइंट मान लीजिए आपके पास x1, y1 और z1 हो जाए, तो इस पॉइंट को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा ए एक्स1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी डिवाइड बाई इन रूट ऑफ नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे माइनस डी क्यों होता है, क्योंकि डी होता है राइट हैंड साइड, तो डी को हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए माइनस डी होता है, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में डी आपका लेफ्ट हैंड साइड ही होता है, इसलिए वो पॉजिटिव साइन ही होल्ड करता है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं मैं, किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बारे में। दूसरा पार्ट इसमें कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखने जा रहे हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में ध्यान रखिएगा, टू पैरेलल प्लेन्स क्या होंगी, टू पैरेलल प्लेन्स की बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा, पैरेलल प्लेन का मतलब हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए बी सी को कांस्टेंट रखा गया क्योंकि लाइंस प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी तो पैरेलल होगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपके पास d1 माइनस d2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, ओके। तो चलिए हम लोग बात करेंगे बेटा अब इसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन देखा जाए, ओके। तो हम लोगों ने बात कहाँ तक कर ली बेटा, एग्जाम्पल 23 तक के बारे में बात कर ली है। अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल 24 के बारे में। एग्जाम्पल 24, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट आपको दिया गया बेटा यहाँ पे 2, 5 एंड -3 फ्रॉम द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन बेटा आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। तो कोशिश कीजिए बेटा, जब भी प्लेन की इक्वेशन दी जाए तो इसका कार्टेशियन फॉर्म आसान होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन जो है
कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। तो आई की जगह क्या लिखना है बेटा, एक्स लिखना है, वाई की जगह, जे की जगह वाई और के की जगह जेड, और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। पॉइंट आपको दिया गया, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बेटा, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन इन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब चलिए यूज कर लेते हैं। तो 6 व्हाट इज एक्स वन 2 माइनस 3 वाई की जगह 5 प्लस का 2 जेड की जगह माइनस 3 और डी क्या है बेटा, माइनस का 4 है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या बेटा 6 तो 36 आ गया, 3 का 9 हो जाएगा और 2 का 4 स्क्वायर कर दिया। ओके, नो कैलकुलेशन देख लेते हैं। 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन इन रूट ऑफ ये आ जाएगा बेटा 49। तो कंप्लीट वैल्यू देखिए, -3 -6 -9 -4 -13 मीन्स 13/7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 24 कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करना है मुझे, ठीक है। और इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए गए वो 4 क्वेश्चंस दिए गए बेटा, ठीक है ना। प्लेन दिया गया है, पॉइंट दिया गया, प्लेन पॉइंट सब दिए गए हैं। तो सिंपल से केसेस है, डिस्टेंस निकालना। तो पहला केस के बारे में बात करते हैं। पॉइंट आपको दिया गया है 0 0 0 और प्लेन दी गई है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3। ओके, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाइए बेटा, ध्यान से। 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या बेटा 0 है, माइनस 4 y की जगह 0 और प्लस 12 z की जगह क्या आ गया बेटा 0 आ गया। और 3 को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 प्लस 12 स्क्वायर 144 12 स्क्वायर ना 144। ये वैल्यू आ गया बेटा 3 अपॉन यहाँ पे आएगा 169, तो वैल्यू क्या आएगी 13। तो ये डिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी। बी सेक्शन जो दिया गया उसमें पॉइंट जो दिया गया है वो पॉइंट है आपके पास 3 -2 1 और प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए इन अ मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या दी गई 3 दी गई है, माइनस वाई, वाई की जगह -2 प्लस 2 z इज इक्वल टू 1 है और प्लस का 3 आ गया आपके पास, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ कितना है बेटा ऊपर आ गया 6 प्लस 2 प्लस 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ नीचे आ गया 3। तो वैल्यू 8 प्लस 5 13, तो 13/3, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी तरीके से टैकल करते हैं। पॉइंट दिया गया 2 3 माइनस 5 एंड प्लेन है आपके पास x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9। तो जस्ट पॉइंट सब्सटीट्यूट कीजिए जल्दी से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, y की जगह 3 3 2 6 और ये माइनस है तो 2 और यहाँ पे 5, तो प्लस का 10 हो जाएगा और 9 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का इसका 4, z का कोएफिशिएंट 2 है तो 4 इन अ मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू आ गई आपके पास 9 डिवाइड बाई 3, तो वैल्यू होगी 3, ठीक है। अब बच जाता है डी सेक्शन। तो डी सेक्शन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो हो गए हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया बेटा। अब लास्ट आर्टिकल है इस एक्सरसाइज का, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ओके। तो लास्ट आर्टिकल दैट इज अ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. तो दिस वन इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. चलिए अब देखिएगा, इसके लिए तो आपको लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए. लाइन की इक्वेशन क्या बेटा, ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर. ये पॉइंट है और ये इसकी डायरेक्शन है. और प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू डी लिख दिया. दिस वन इज अ नॉर्मल वेक्टर एंड दिस वन कांस्टेंट वैल्यू. ओके, तो अगर प्लेन ये दिया गया है, ये प्लेन हो गया बेटा, आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू डी. तो इसके जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास ये आ गई, एन वेक्टर आ गया. ठीक है ना. कोई लाइन ले लेते बेटा कुछ इस तरीके से, जो लाइन इस टाइप से पास हो रही है, ये लाइन है. इस लाइन को लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जिसमें डायरेक्शन जो है वो एक्चुअल में बी है. तो ये जो प्लेन है वो प्लेन कुछ इस टाइप का है. ये लाइन आपके पास ये है, तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल ये आएगा थीटा. ठीक है ना. जबकि हमें दो वेक्टर्स जो दिए गए हैं जिनकी डायरेक्शन मालूम है, मुझे वो ये मालूम है और ये मालूम है, मुझे ये मिल जाएगा. सो दिस वन इज 90 माइनस थीटा. ठीक है. तो अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालें, तो क्या निकलेगा, कॉज 90 माइनस थीटा निकलेगा. और ये वैल्यू आएगी एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई एन वेक्टर और बी वेक्टर. तो ध्यान रखना है कि कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कंप्लीट 3D और वेक्टर में केवल एक ही जगह साइन का यूज होता है, जो कि होता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के केस में. ओके, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन मालूम होती है, ये वेक्टर मालूम होता है, तो हमें मिलता है क्या बेटा, 90 माइनस थीटा मिलता है एक्चुअल में. और हमारी रिक्वायरमेंट क्या बेटा, थीटा की है, तो साइन थीटा यहाँ से मिल जाता है. ओके, अब इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला. एग्जाम्पल 25. ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स लाइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 6 एंड प्लेन. लाइन हो गया. अब प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं. प्लेन दिया गया है 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3. ओके, ये तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आपको याद होगा कि ये जो डिनोमिनेटर की कंडीशंस होती है वो डायरेक्शन होती है. तो यहाँ से जो बी वेक्टर आपके पास आता है वो आ रहा है 2, 3 एंड 6. और यहाँ पर जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं 10, 2 एंड माइनस 11. नाउ कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन. सो साइन थीटा बी डॉट एन करते हैं. 2 का 10 से मल्टीप्लीकेशन तो 20 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 11 तो माइनस 66 होगा, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ये 36 हो गया. इन रूट ऑफ इसके बारे में बात करते तो ये आएगा 100, 4 और 11 का स्क्वायर 121. ठीक है, यहाँ कितना गया बेटा 26 को अगर हम यहाँ से माइनस करें, और ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड होता है हमेशा बेटा, जो कि एक्विट एंगल के बारे में बात होती है, ऑलवेज भी एक्विट एंगल. तो 26 यहाँ पे आएगा माइनस का 40 मीन्स हमने लिख दिया 40 डिवाइड बाई, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है, ये 121 और ये हो गया 25, तो मतलब 15 आ गया बेटा. तो 15 मीन्स 5 से कैंसिल किया 3 हो गया, 5 8 हो गया. ओके, और ये हो गया 8/21. सो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8/21. सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21. तो आप इस टाइप से इसको इसका आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो अब इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड केवल एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग इसको अब यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब इसके बाद की जो वीडियो में बात करेंगे हम लोग इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में. ठीक है, तो अभी तक के जितने भी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं उसके सारे फॉर्मूले ध्यान रखिएगा. मिसलेनियस को सॉल्व करना है तो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए.
ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।